गुड आफ्टरनून बच्चों। पौधों में श्वसन पिछले क्लास में चालू की, इसमें हमने ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन किए। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और ग्लाइकोलिसिस को संपन्न करने में जितने भी एंजाइम की आवश्यकता होती है पूरे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हुआ है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बना। इसके पश्चात पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण या उपचय जीवों में 2 प्रकार से होती है। पहले तो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है जिसे अनाक्सीय ऑक्सीकरण कहते हैं, और दूसरा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जिसे अक्षीय ऑक्सीकरण कहते हैं। अनाक्सीय ऑक्सीकरण या ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन होगा ना, या अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। दूसरा होता है इसमें ऑक्सीकरण या ऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रकार जीवों में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण 2 विधि से होता है। एक अनाक्सीय ऑक्सीकरण या अनाक्सीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, दूसरा ऑक्सीय ऑक्सीकरण या ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कुछ जीवों में अनाक्सीय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, कुछ जीवों में ऑक्सीय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, और कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें दोनों प्रक्रियाएं होती है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उस स्थिति में जो ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव हैं वो भी अनाक्सीय श्वसन करने लगते हैं, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती कोशिका को। तो अनाक्सीय ऑक्सीकरण में देखें पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, या उसको अनाक्सीय ऑक्सीकरण, या दूसरे भाषा एक और है अवायवीय ऑक्सीकरण। अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति। वायु का शाब्दिक अर्थ है ऑक्सीजन से। तो इसमें देखते हैं पहला है जंतु कोशिका में लैक्टिक अम्ल का बनना। इसके अंतर्गत देखेंगे है ना अनाक्सीय। लैक्टिक अम्ल का बनना।
ये है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन उपयोग नहीं हो रहा है, इसकी अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड हाइड्रोजनस एंजाइम की उपस्थिति में है, एक एंजाइम लगता है लैक्टिक एसिड हाइड्रोजिनेस, इसके कारण से NADH2 उपयोग होता है और NAD में परिवर्तित होता है और पायरुविक एसिड चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। यह जंतु कोशिका में उस परिस्थिति में होती है जब जंतु की मांसपेशी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। यह परिस्थिति उत्पन्न होता है अधिक कार्य करने की स्थिति में, व्यायाम करने की स्थिति में, या जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो पैरों की मांसपेशी है वो अधिक कार्य करती है और अधिक कार्य करने के कारण, क्योंकि कोशिका में ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो चुका है। अभी जो पायरुविक अम्ल है ये सीधे क्रेब्स चक्र में जाना चाहिए, पर ऑक्सीजन नहीं मिलता। उस कंडीशन में पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही हमारी मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। कुछ समय के बाद ये लैक्टिक एसिड पुनः पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और पायरुविक एसिड फिर से माइटोकॉन्ड्रियम पहुंच जाता है क्रेब्स चक्र के लिए। तब उस जगह पर जहां दर्द का अनुभव होते रहता है, दर्द कम होता है या थकान कम होने लगता है। ये तो जंतुओं कोशिका पर हुआ। इसी कड़ी में दूसरा देखेंगे, पादप के कोशिकाओं में या पौधों में पायरुविक अम्ल का एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पौधों में एल्कोहलिक किण्वन मतलब एल्कोहल का बनना। पायरुविक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, सबसे पहले यहां पर दो पदों में पूरा होगा। एक तो पायरुविक अम्ल पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एथिल अल्कोहल बनाएगा। तो पायरुविक एसिड पायरुविक डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड बनाया और CO2 को मुक्त किया। ये बना एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड पहला पद। दूसरा पद CH3CHO एसिटिल्डिहाइड NADH2 से क्रिया करता है, हाइड्रोजनेस एंजाइम लगता है यहां पर। हाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में CH3CH2 OH और NAD में परिवर्तित होता है और ये बना लेता है एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से
प्रकार से ये पौधों में अनाक्सी श्वसन और इसके पहले देखे थे लैक्टिक एसिड का जंतुम अनाक्सी श्वसन। इसके बाद है वायवीय या आक्सी आक्सीकरण। वायवीय ऑक्सीकरण वुड और क्रेप्स नामक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण के जो माध्यम है उसको बताया और एक चक्र को होता है अतः उन्होंने कहा, इसलिए वैज्ञानिक के नाम पर उस चक्र को नाम दिया गया है क्रेप्स चक्र या TCA चक्र भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, क्योंकि इस चक्र के दौरान 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं जिनकी कार्बन की संख्या 4, 5 और 6 होते हैं। 6 कार्बन वाले, फिर 5 कार्बन वाले, फिर 4 कार्बन वाले, ऐसे अलग अलग कार्बन वाले यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जानते हैं। और क्रेप्स चक्र की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेप्स चक्र के लिए या ऑक्सीकरण की संपूर्ण एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। इसको समझाने के लिए क्रेप्स ने एक चक्र के माध्यम से बताया है। तो क्रेप्स चक्र के पहले पायरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तन देखेंगे। चूंकि जो पायरुविक अम्ल है ये पायरुविक अम्ल बड़े अणु होने के कारण सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करते, इसलिए पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के पहले तो कुछ परिवर्तन होता है। पायरुविक एसिड ये देखिए पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजिनेस और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु मुक्त करता है और NAD के सहायता से NADH2 मुक्त किया। NAD प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट मतलब ग्रहण कर लेता है। और कोएंजाइम A लगता है यहाँ पर और ये बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक, अब जो एसिटिल कोएंजाइम A क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पदार्थ मौजूद रहते हैं, उस पदार्थ का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्योंकि ये 4 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है, तो 4 और 2 कितना हो गया,
6 कार्बन वाले एक यौगिक बनेगा। उस यौगिक का नाम है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड निर्माण हुआ, यहाँ पर पानी के एक अणु मुक्त होता है और कोएंजाइम ए मुक्त हो जाता है। पानी के एक अणु उपयोग होता है, कोएंजाइम में मुक्त होता है और एंजाइम लगता है साइट्रेज सिंथेटेज एंजाइम। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल बना। 6 कार्बन वाला है ये, 2 कार्बन धन 4 कार्बन बराबर 6 कार्बन। साइट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में Fe डबल प्लस आयन की उपस्थिति में पानी के एक अणु मुक्त करता है और बदल जाता है सिस एकोनिटिक एसिड में। ये भी 6 कार्बन। सिस एकोनिटिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी का एक अणु लेता है और Fe डबल प्लस आयन की उपस्थिति में ये बदल जाता है आइसोसाइट्रिक एसिड। ये भी 6 कार्बन। आइसोसाइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लेता है। यहां पर आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में NAD की सहायता से NADH2 मुक्त करता है। 1/2O2 इक्वल टू H2O लिखेंगे ऐसा, और NAD अपचयित हो जाता है NADH2 में, और आइसोसाइट्रिक एसिड परिवर्तित हो जाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अभी जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है ये ऑक्जेलोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लेता है, सॉरी डी कार्बोऑक्सिलेज। ऑक्जेलोसक्सिनिक डी कार्बोऑक्सिलेज और कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु मुक्त करता है और ये बना लेता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये भी 6 कार्बन, तो यहां पर हो गया 5 कार्बन। एक CO2 के रूप में कार्बन निकल गया और ये बना 5 कार्बन वाले यौगिक। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, डिहाइड्रोजिनेस एंड डी कार्बोऑक्सिलेज 2 एंजाइम ले गए यहां पर। डिहाइड्रोजिनेस एंड डी कार्बोऑक्सिलेज, ये 2 एंजाइम के उपस्थिति में NAD की उपस्थिति में NADH2 मुक्त करता है, CO2 मुक्त करेगा एक अणु, और 1/2O2 इक्वल टू H2O, और ये परिवर्तित हो जाएगा
अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड चेंज हो जाता है यहाँ पर सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बदला। सक्सिनिल कोएंजाइम ए यहां पर लेता है एंजाइम लगता है थायोकाइनेज, मुक्त करता है एक जीडीपी की सहायता से जीटीपी, और ये परिवर्तित हो जाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लेता है, AFAD के उपस्थिति में AFADH2 बनाता है और ये बदल जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी के एक अणु लेता है और बदल जाता है मेलिक एसिड। NAD के सहायता से NADH2, फिर यहां पर एंजाइम लगा डिहाइड्रोजिनेस और ये बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 2 कार्बन वाले एसिटिल को एंजाइम ए के साथ क्रिया करता है और 4 और 2 6 इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चक्र चलते रहता है। पायरुविक एसिड चेंज हुआ था एसिटिल कोएंजाइम ए, यहां पर लिख देता हूं पायरुविक एसिड चेंज हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है। एंजाइम का नाम है यहाँ पर साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम और बनाया साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम और Fe2+ आयन की उपस्थिति में पानी के कणु मुक्त करता है और बना लेता है सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी के कणु ग्रहण करता है और Fe2+ आयन की उपस्थिति में ये बना लेता है आइसोसाइट्रिक एसिड। यहां तक 6 कार्बन वाला 6 कार्बन 6 कार्बन और ये 6 कार्बन। आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में एक NAD से क्रिया करके क्या बना लेता है NADH2। H2 निकल रहा है, NAD तो पहले का है प्रोटॉन एक्सेप्टर, H2 निकल रहा है यहाँ पर। तो H2 जहां पर भी निकलेगा 1/2 O2 = H2O पानी बनते जाएगा और ये परिवर्तित हो जाता है। आइसोसाइट्रिक एसिड परिवर्तित किस्म होता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन वाला है, ये ऑक्जेलोसक्सिनिक डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। देखिए जहां पर भी एंजाइम का नाम आएगा डिहाइड्रोजिनेस ऐसा कहीं नाम आता है, मतलब वहां क्या मुक्त होने वाला है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम नाम आया मतलब हाइड्रोजन मुक्त होगा, निकलेगा हाइड्रोजन उसी यौगिक से। यदि हाइड्रोजिनेस एंजाइम ऐसा कहीं नाम आता है मतलब हाइड्रोजन को यौगिक क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक उसी प्रकार से डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम का नाम आया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, और कार्बोऑक्सिलेज यदि नाम आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होगा। तो यहां पर हमने एंजाइम नाम लिखा डी कार्बोऑक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु
मुक्त हुआ और ये बदल गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन हो गया, क्योंकि 6 कार्बन था इधर आक्सीजोसक्सिनिक एसिड। अब CO2 1 कार्बन मुक्त हुआ, 6 में 1 कार्बन निकला, 5 कार्बन बचा। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस और डी कार्बोऑक्सिलेज, 2 एंजाइम ले रहा है यहाँ पर, डीहाइड्रोजिनेस और डी कार्बोऑक्सिलेज। डीहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में NAD से NADH2 बना और CO2 मुक्त हुआ डी कार्बोऑक्सिलेज की उपस्थिति में। इस प्रकार से अब ये 4 कार्बन वाला यौगिक बना सक्सिनिल कोएंजाइम A। सक्सिनिल कोएंजाइम में थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक GDP की सहायता से GTP बनाता है। जैसे थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके थे कहीं पर ATP बताया था क्या, इसके पहले ADP ये भी लिख चुके हैं। एक तो और होता है AMP, ये सब ऊर्जा है जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें थोड़ा कम ऊर्जा होता है। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, थोड़ा ज्यादा ऊर्जा होता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उससे थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा होता है। ठीक उसी प्रकार से एक GTP होता है, गुआनिन डाइफॉस्फेट, डी है तो GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट में एक और फास्फेट जुड़ा तो डाई धन एक मतलब मोनो, तो 2 और 1 3 को केमिस्ट्री में ट्राई, तो GTP बनता है यहां पर। और GTP बनने के बाद परिवर्तित हो जाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लेता है, FAD की सहायता से FADH2। अभी FAD क्या है, अभी कहीं जगह पर लिखे अपन, कुछ जगह NAD, FAD है ना। NAD क्या है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियो, NADP कभी कभी उपयोग होता है, NADP एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट, NADP ये सभी, और FAD फ्लेविन एडिनोनिन डाई। तो ये सभी क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन ग्राही कहा जाता है इनको। और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तब क्या बनेगा, NADH2, NADPH2, FADH2 जुड़ा। अभी हाइड्रोजन को अपचित कर लिए अपने अंदर ग्रहण करके। और जब ये FAD या NAD या NADP के रूप में रहते हैं तब इनके पास ऊर्जा नहीं रहता। जब ये H को पकड़ लेते हैं, NADH2, NADPH2, FAD, तब ये ATP प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब बताएंगे कितने ATP मिलता है सब। तो ये बना सक्सिनिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में FAD की सहायता से FADH2 बना और यौगिक में परिवर्तित हुआ फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड पानी के कणु ग्रहण करता है, फ्यूमेरिक एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड बनाता है। ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन वाले यौगिक। और NAD की सहायता से देखो फिर से आ गया, NAD की सहायता से NADH2 एंजाइम लगा डिहाइड्रोजिनेस और यौगिक बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस प्रकार से पार्विक अम्ल के एक अणु का उपयोग हुआ अभी। अब क्रमशः पार्विक अम्ल कितना बना है, पार्विक अम्ल के 2 अणु बना है। और एक क्रिया क्रमशः 2 बार ऐसे चलता रहेगा। एक बार चलता है 12 ATP बनता है, अब 2 बार चलेंगे तब ये 24 ATP बनाता है। तो ATP कहां बना, यहां पर NAD से NADH2 यहां पर मुक्त हुआ, यहां से ATP पूल यदि देखें तो यहां से 3 ATP आया, NAD से यहां से 3 ATP आया,
NAD से यहां से 3 ATP आया, GTP से 1 ATP आया, FAD से 2 ATP आया और यहां से फिर एक 3 ATP आया। इस प्रकार रहेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15 ATP, जिसमें यहाँ के जो 3 ATP आ रहा है वो ग्लाइकोलिसिस से बाहर की ATP है, सॉरी क्रेब्स चक्र के बाहर के ATP है। क्रेब्स चक्र में कितने ATP बना? 12 ATP बताएंगे। ये जो 3 ATP ये तो पार्विक अम्ल से एस्टिल को एंजाइम में बनने में उत्पन्न हुआ है। इसको यदि हम निकाल देते हैं तो कितने ATP? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 ATP। इस प्रकार क्रेब्स चक्र कंप्लीट हुआ 12 ATP। अगर दोनों पार्विक अम्ल ऑक्सीकृत हुआ तो कितना ATP? 24 ATP। 3 दूनी 6 ATP, यहां पर कितना ATP? 30 ATP, 8 ATP ग्लाइकोलिसिस, कुल मिला के 38 ATP उत्पादन हुआ। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP उत्पादन हुआ? 38 ATP। अच्छा, यहां पर ये बताना था NAD, NADH2, एक NADH2 बराबर 3 ATP। एक NADH2 कितने ATP प्रोड्यूस करता है? 3 ATP। FADH2 बराबर 2 ATP, एक FADH2 2 ATP, FADH2 2 ATP और GTP एक ATP देता है। इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होता है। फिर क्रेब्स चक्र का महत्व, इस चक्र में डी कार्बोऑक्सिलेशन द्वारा CO2 और डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा H2 मुक्त होता है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ? 3। पार्विक अम्ल के एक अणु से 3 और 2 अणु से तो 3 दूनी 6 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और 12 H2 हाइड्रोजन। 6 जगह पानी मुक्त होगा तो पानी में कितना रहता है? 2 रहता है, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन मुक्त होता है। और ये हाइड्रोजन विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों जैसे NAD, NADP और FAD के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और साथ में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 के द्वारा भी ग्रहण किए जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं। ऑक्सी श्वसन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पार्विक अम्ल से एस्टिल को एंजाइम में बनने में 6 ATP और अन्य स्थानों पर 24 ATP, कुल 30 ATP, 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में कुल मिला के 38 ATP उत्पन्न होता है। अर्थात हम कहें जो क्रेब्स चक्र ही ATP उत्पादन कर रहा है। ग्लाइकोलिसिस में तो 8 ATP बना है और तो 30 ATP कहां बन रहा है? क्रेब्स चक्र में। और यही ATP शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं या कहें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यह क्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम या उसके कौन नाम है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, उसी जगह पर होता है जहां पर ये सारी एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आज हमने पौधों में श्वसन का सेकंड पार्ट पार्विक अम्ल का ऑक्सीकरण, उसमें अनाक्सी ऑक्सीकरण और ऑक्सी ऑक्सीकरण दोनों का अध्ययन किए, जिसमें कितना ATP प्राप्त हुआ आपके सामने 38 ATP हमने बनाया है ना। 24 ATP और 6 और ये 8 38 ATP प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र दोनों मिला के ATP प्रोड्यूस होना है 38।